गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा चैप्टर चल रहा था 6 नंबर का, जिसमें हम पढ़ रहे थे मानव संसाधन के बारे में। और हमने कल अपना डिस्कशन छोड़ा था जनसंख्या के वितरण पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या का वितरण हमारे भूमि के पृष्ठभाग पर समान रूप से नहीं है। कुछ क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं तो कुछ क्षेत्र बहुत ही कम बसे हुए हैं, जिसके पीछे कुछ कारण होते हैं। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जनसंख्या का घनत्व। हमारा आज का टॉपिक जनसंख्या घनत्व है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, सबसे पहले इसको हम जानते हैं कि देखिए, हमारा जो पृथ्वी है, जिसका भूभाग है, यानी पृष्ठ के एक इकाई के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इसका मतलब होता है बेटा कि 1 किलोमीटर का एरिया, मान लीजिए जैसे कि हम किलोमीटर में नापते हैं, तो 1 किलोमीटर जो एरिया है उस पर निवास करने वाले लोगों की संख्या कितनी है, इसे कहते हैं उस क्षेत्र का घनत्व। ठीक है। सामान्य रूप से 1 प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। और संपूर्ण विश्व का जो औसत जनसंख्या घनत्व है, ये मानने में आया है कि 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं, यानी 1 किलोमीटर पर 51 लोग रहते हैं। इसे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हमारी जनसंख्या घनत्व सब जगह समान नहीं है। किसी देश में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है क्योंकि वहाँ बसावट ज़्यादा है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर लोग कम रहते हैं तो जनसंख्या घनत्व वहाँ कम है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो है दक्षिण मध्य एशिया में। इसके पश्चात पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर जनसंख्या घनत्व पाया गया है। भारत की जनसंख्या के अनुसार बताएं तो औसत घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 51 प्रति वर्ग किलोमीटर है, और हमारे भारत के प्रति वर्ग किलोमीटर पर 1 वर्ग किलोमीटर पर 382 निवास करते हैं। यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स को बात करते हुए दिखाया गया है। जब कक्षा में पूरे 30 विद्यार्थी अगर उपस्थित होते हैं तो कक्षा तो उतना ही साइज़ की रहेगी। आपका जो क्लासरूम होता है वो तो वही साइज़ का रहता है, लेकिन अगर उसके अंदर स्टूडेंट 30 है और 30 के 30 आते हैं तो कक्षा जो होती है, क्लासरूम जो होता है, वो क्या होता है, भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन यदि विद्यार्थी स्कूल के सभागार में बैठा दो उनको, तो वह कक्ष खुला खुला और खाली दिखाई देता है। यानी अगर आप देखो तो जगह कम है और व्यक्ति ज़्यादा है तो बसावट क्या लगेगी, घनी बसावट लगेगी। और जगह बड़ी है, लोग कम हैं तो विरल लगेगी। क्योंकि सभागार का आकार और क्षेत्रफल कक्षा के आकार से बड़ा होता है। लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभागार में आ जाते हैं तो सभागार क्या दिखने लग जाता है, वो भी घना बसा हुआ भरा भरा दिखाई देने लग जाता है ना। अब आता है हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक, वो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मैं जैसा कि आपको बताया है कि जनसंख्या हमारे भूमि के पृष्ठभाग पर अलग अलग तरीके से बसावट ली हुई है। उसके पीछे 2 कारण होते हैं। पहला होता है भौगोलिक कारक और दूसरा कारण होता है सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले भौतिक कारकों को। देखिए, भौतिक कारक में सबसे पहला कारक आता है स्थलाकृति, यानी स्थल की आकृति। लोग सदैव पर्वत और पठारों की तुलना के अनुसार मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। देखो, पहाड़ पर जीवन कष्ट में, पठार पे बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है, जबकि मैदानी भागों में अच्छी खेती होती है। विनिर्माण, सेवा क्रियाएं के लिए ये क्षेत्र जो होते हैं ना, मैदानी इलाके, ये उपयुक्त होते हैं। क्योंकि मैदानी भाग जो होते हैं वो नदियों के द्वारा लुढ़का कर लाई गई मिट्टियों के बने होते हैं। जैसे भारत के अंदर गंगा का मैदान विश्व का सबसे अधिक घना बसा हुआ स्थान है, जबकि एंडीज, अल्प्स, हिमालय जैसे पर्वत है, वहाँ पर बहुत ही बसावट कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक व्यक्ति विशेष को जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो आसानी से नहीं मिल पाती। तो स्थल की आकृति कैसी होती है, वह जनसंख्या की बसावट को निर्धारित करती। दूसरी होती है जलवायु। कहते हैं ना कि अच्छी जलवायु तो लोग रहना पसंद करेंगे। कहीं ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है लोग रहना पसंद नहीं करते। तो जलवायु भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। सामान्य रूप से जलवायु जहाँ अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडी है, जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अटलांटिक, लोग वहाँ पर बसने से रहते हैं। जबकि जहाँ पर वातावरण, जलवायु अच्छी होती है, लोग अधिक रहना पसंद करते हैं।
मृदा की बात करते हैं। मिट्टी, उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। तो लोग कहाँ ज़्यादा बसेंगे? जहाँ पर कृषि अच्छी होगी, खाने के लिए अनाज पानी अच्छा मिलेगा। तो भारत के अंदर आपने देखा मैदानी इलाके गंगा ब्रह्मपुत्र, चीन में वांगसी, जियांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ क्षेत्र बहुत ही घने बसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कृषि के लिए उपयुक्त भूमि मिलती है, अनाज पैदा होता है जिससे खाने पीने को अच्छा मिलता है। इसी तरह जल की बात करते हैं। उस क्षेत्र में ही रहना पसंद करेंगे ना आप जहाँ आपको पानी बड़ी आसानी से और स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा, जहाँ लवणीय जल मिलेगा, खारा जल मिलेगा, आप वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे। तो उन क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण सबसे ज़्यादा होता है, बसावट होती है, जहाँ पर ये सब चीज़ें पाई जाती है। विश्व की नदी घाटियाँ जो हैं वो घनी बसी हुई होती है, जबकि मरुस्थल जहाँ पर पानी नहीं मिलता वहाँ पर जनसंख्या कम होती है। ऐसे ही खनिज पदार्थों की बात करते हैं। खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र जहाँ पर खनिजों का निकाला जाता है खानों में से, वहाँ पर अधिक बसे होते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर हीरे की खानें, मध्य पूर्व में तेल की खोज, इन क्षेत्रों में लोग अधिक रहते हैं, क्योंकि एक तो रोजगार प्राप्त होता है और खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। इस तरह ये होते हैं भौतिक कारक जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में सबसे पहला आता है जहाँ रोजगार के अवसर होते हैं, लोगों की आय के जरिए नजर आते हैं, तो लोग वहीं जाकर रहने से, अपने मुंबई है, सबको लगता है मुंबई औद्योगिक नगरी है साहब, वहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो मुंबई के अंदर जनसंख्या देखिए कितनी है। जापान में ओसाका की जनसंख्या, भारत में मुंबई की जनसंख्या, ये सब बने बसे हुए क्षेत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को क्या मिलते हैं? आर्थिक रोजगार के अवसर मिलते हैं। दूसरा होता है सांस्कृतिक आधार। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान पर भी लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे हमारे भारत के अंदर वाराणसी में चल जाइए, जिसको हम बनारस भी कहते थे, तो वहाँ पर लोग क्या है, शिव जी की आराधना करने वाले भक्त बसते हैं। यरूशलेम के अंदर जैसे वेटिकन सिटी है, ये ऐसे उदाहरण है जो सांस्कृतिक कारण है जहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं और बसे हुए होते हैं। तीसरा होता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण जहाँ पर अच्छे आवास हों, अच्छे लोग हो, शिक्षित लोग हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, तो ऐसे स्थान क्या होंगे? अधिक घने बसे हुए होंगे। इसके विपरीत जहाँ पर ये सुविधाएं नहीं होंगी, लोग वहाँ पे ज़्यादा नहीं होंगे। उदाहरण के लिए अपने महाराष्ट्र में पुणे देखिए, वहाँ पर अच्छे आवास मिलते हैं, अच्छी शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य सुविधाएं, तो लोग वहाँ पर अधिक मात्रा में रहना पसंद करते हैं। एक और चीज़ है जीवन प्रत्याशा क्या होती है। जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? यह उन वर्षों की संख्या होती है जिसमें औसतन व्यक्ति जीवित रहने की औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है, उसे कहते हैं जीवन प्रत्याशा। अब हम ये टॉपिक भी हमारा पूरा हुआ आज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या परिवर्तन के बारे में। जनसंख्या परिवर्तन का क्या मतलब होता है? एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन। जैसे कि मान लीजिए 2019 के अंदर हम 1,20,00,000 थे और 2020 के अंत में 1,25,00,000 हो गए, तो जो 5 लाख का परिवर्तन आया ये कहलाता है जनसंख्या परिवर्तन। विश्व की जनसंख्या कभी स्थिर नहीं रही है, वह कई गुना बढ़ गई है। 6.3 का जो चित्र है उसमें इसको दिखाया गया। अब आता है कि ये क्यों बढ़ती है, ये क्यों कम होती है? ऐसा वास्तव में होता है, हमारे जो मानव संसाधन होते हैं इनके जन्म लेने से संख्या बढ़ती है और इनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाती है? कम होती है। तो परिवर्तन किसकी वजह से आ रहा है? मानव संसाधन के जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण जनसंख्या में क्या आता है? परिवर्तन आता है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। बड़ी जनसंख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय क्या होता था कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध था, तो कुपोषण का शिकार हो जाते थे। किसान सभी लोगों को भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में उस टाइम सक्षम नहीं थे। इस कारण क्या होता था कि लोग पैदा तो होते थे उस टाइम भी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के साथ अनुपात में उतने ही लोगों की क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। और यही कारण है कि जनसंख्या में परिवर्तन ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। 1804 में विश्व के जनसंख्या 1 अरब हुई। 150 वर्ष बाद 1959 में जनसंख्या 3 अरब हो गई। इसे प्राय जनसंख्या विस्फोट कहा गया कि मतलब आप सोचिए कि मात्र 150 वर्षों में
1 अरब से 3 गुनी जनसंख्या हो गई, जिसको हमने कहा कि ये जनसंख्या की क्या है, विस्फोटक स्थिति है। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से भी कम में जनसंख्या और 3 अरब से 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य पूर्ति, औषधियों के कारण मृत्यु दर का कम होना, क्योंकि अब क्या थी, खाने के लिए आपको भोजन अच्छे से मिलने लगा था, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही थी, तो बच्चे पैदा हो रहे थे, पहले मर जाते थे तो एवरेज बराबर हो जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि बच्चे पैदा होते हैं और अच्छी फैसिलिटीज़ के कारण उनकी मृत्यु कम होती है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है। यानी जन्म दर और मृत्यु दर में अगर अंतर नहीं होगा तो वृद्धि ज़्यादा नहीं होती, लेकिन जन्म दर तो ज़्यादा है और मृत्यु दर में कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि जनसंख्या में परिवर्तन आपने को देखने के लिए मिलेगा। तो हम कल देखते हैं कि जन्म दर क्या होती है, मृत्यु दर क्या होती है, प्रवास किसे कहते हैं।